रेजिडेंट ईविल की शुरुआत एक नैरेशन से होती है जिसमें बताया जाता है कि 21वीं सदी तक अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन अमेरिका की सबसे बड़ी कमर्शियल कंपनी बन चुकी थी। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और रिसर्च की दुनिया में उसका दबदबा था, लेकिन उसके ज्यादातर कर्मचारियों को ये नहीं पता था कि कंपनी की असली कमाई मिलिट्री टेक्नोलॉजी, जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स और खतरनाक वायरल वेपन से हो रही थी। इसी बीच अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की एक सीक्रेट फैसिलिटी में एक नकाबपोश आदमी घुसता है। वो वहां से कई वायरसेस चुरा लेता है और निकलने से पहले उनमें से एक वायरस को जानबूझकर छोड़ देता है। कुछ ही देर में वो वायरस वेंटिलेशन सिस्टम के जरिए वर्कर्स वाले हिस्से तक पहुंच जाता है। आसपास मौजूद कुत्ते अचानक जोर जोर से भौंकने लगते हैं। फैसिलिटी के सेंसर्स हवा में टी वायरस की बढ़ती मात्रा को डिटेक्ट कर लेते हैं। खतरे को देखते हुए पूरे फैसिलिटी के दरवाजे तुरंत लॉक कर दिए जाते हैं। इसके बाद इमरजेंसी स्प्रिंकलर्स चालू हो जाते हैं। लैब में मौजूद सभी साइंटिस्ट घबराकर कंप्यूटर्स और एक्सपेरिमेंट्स को बचाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कर्मचारी अपनी अपनी कैबिन्स, एलिवेटर्स और लैब्स में फंस चुके थे। उनकी मदद की पुकार का कोई जवाब नहीं आ रहा था। साइंटिस्ट समझ जाते हैं कि पूरी लैब सील हो चुकी है और अंदर पानी भरना शुरू हो गया है। जान बचाने के लिए वे कांच की दीवारें तोड़ने की कोशिश करते हैं। उधर एक एलिवेटर अचानक गिरकर बीच रास्ते में फंस जाता है और उसका दरवाजा सिर्फ थोड़ा सा खुला रह जाता है। दूसरी तरफ एक वर्किंग कैबिन में फंसे लोग जहरीली हलॉन गैस की वजह से दम घुटने से मर जाते हैं। एक महिला उस एलिवेटर के छोटे से गैप से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एलिवेटर फिर नीचे गिर जाता है। कुछ पल बाद उसे दोबारा ऊपर खींचा जाता है, लेकिन तब तक उसकी दर्दनाक मौत हो चुकी होती है। दूसरी तरफ एलिस नाम की एक महिला अचानक एक बाथरूम में होश में आती है। वो घबराई हुई होती है और मुश्किल से खड़ी हो पाती है। थोड़ी ताकत जुटाने के बाद जब वो शीशे में खुद को देखती है तो उसके कंधे पर एक निशान दिखाई देता है। उसे देखते ही उसे एक धुंधली सी याद आती है जिसमें वो वॉशरूम में बेहोश हो रही थी। एलिस कमरे की दराजें खोलती है। अंदर सफेद कपड़े रखे होते हैं, लेकिन एक दराज में हथियार देखकर वो हैरान रह जाती है। वो कमरे से बाहर निकलती है और लिविंग रूम में पहुंचती है। वहां उसे अपनी शादी की एक तस्वीर दिखाई देती है, लेकिन उसे अपनी जिंदगी की कोई बात याद नहीं होती। पूरी तरह उलझन में पड़ी एलिस बाहर निकलकर देखती है कि आसपास कोई और इंसान है या नहीं, लेकिन बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक कौवों का एक झुंड उसे डरा देता है। कुछ ही पल बाद तेज हवाएं चलने लगती हैं। उसी समय मैट एडिसन नाम का एक आदमी उसे पकड़कर वापस मैंशन के अंदर खींच लेता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक कई हथियारबंद सैनिक मैंशन में घुस आते हैं और मैट को गिरफ्तार कर लेते हैं। एक सैनिक एलिस को अपने पास आने का आदेश देता है, लेकिन एलिस अभी भी पूरी तरह कंफ्यूज थी और समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। इन सैनिकों का लीडर जेम्स वन शेड था। वो आदेश देता है कि एलिस और मैट दोनों को हाइव ले जाया जाए। इसके बाद सभी लोग मैंशन के अंदर मौजूद एक सीक्रेट रूम में पहुंचते हैं। वहीं रेनो कैंपो नाम की एक महिला सैनिक नीचे जाकर पावर सिस्टम ठीक करने लगती है। बाकी टीम एक ट्रेन में सवार होकर आगे बढ़ती है। सफर के दौरान जब वे ट्रेन का दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी एक आदमी अचानक अंदर गिर पड़ता है। उसे देखते ही एलिस को कुछ पुरानी यादें आने लगती हैं। तब उसे एहसास होता है कि इस आदमी का नाम स्पेंस पार्क्स है और वही उसका पति है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि स्पेंस भी एलिस की तरह मेमोरी लॉस का शिकार था। उसे भी कुछ याद नहीं था। सैनिक उन दोनों पर नजर बनाए रखते हैं और आखिरकार उन्हें एक सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। कुछ देर बाद एलिस एक सैनिक की बंदूक पकड़ लेती है और जवाब मांगती है। वो जानना चाहती थी कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। तब सैनिक उसे बताते हैं कि वे सभी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लिए काम करते हैं। जिस मैंशन में वे मौजूद हैं, वो असल में हाइव का एक इमरजेंसी एंट्रेंस है। उन्हें बताया जाता है कि एलिस एक सिक्योरिटी एजेंट है जिसे इस एंट्रेंस की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। यहाँ तक कि उसकी और स्पेंस की शादी भी सिर्फ एक कवर आइडेंटिटी का हिस्सा थी। स्पेंस हैरानी से पूछता है कि आखिर हाइव क्या है। तब उन्हें बताया जाता है कि उनका ये मैंशन रैकून सिटी में स्थित है और हाइव अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की सबसे बड़ी और सबसे सीक्रेट अंडरग्राउंड फैसिलिटी है। उन्हें बताया जाता है कि हाइव एक बेहद गुप्त रिसर्च फैसिलिटी है जो रैकून सिटी के कई मील नीचे बनी हुई है। यहीं पर करीब 500 साइंटिस्ट्स और टेक्नीशियंस काम करते थे। स्पेंस हैरानी से पूछता है कि उसे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा। तब वन उसे बताता है कि हाइव में कंप्यूटर कंट्रोल डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है। वो समझाता है कि मैंशन में एक खास गैस छोड़ी गई थी जिसकी वजह से लोगों की याददाश्त जा सकती है। कुछ देर बाद टीम हाइव के अंदर पहुंचती है और देखती है कि हेलन गैस का असर अब खत्म हो चुका है। वन बताता है कि रेड क्वीन वही सुपर कंप्यूटर है जो पूरे हाइव को कंट्रोल करती है। जल्द ही वे लोग उन लैब्स तक पहुंचते हैं जो पूरी तरह पानी में डूबी हुई हैं। वन रेन और जेडी को फ्लडिंग की जांच करने का आदेश देता है। वहीं कैप्लन को रेड क्वीन तक पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए कहा जाता है। एलिस, मैट और स्पेंस चारों तरफ का हाल देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। तब वन बताता है कि करीब 5 घंटे पहले रेड क्वीन अचानक खतरनाक हो गई थी। उसने बिल्डिंग के अंदर मौजूद हर इंसान को मार डाला था। वन आगे बताता है कि उनकी टीम को रेड क्वीन को बंद करने के लिए भेजा गया है क्योंकि उन्हें शक है कि किसी बाहरी आदमी ने सिस्टम में दखल दिया है। इसी बीच तीनों की नजर पानी में तैरती हुई एक लाश पर पड़ती है। उसे देखकर सब सन्न रह जाते हैं। ठंड से कांप रही एलिस को देखकर स्पेंस अपना जैकेट उसे दे देता है। जैसे ही एलिस जैकेट पकड़ती है, उसे स्पेंस के साथ बिताए कुछ पुराने और करीबी पल याद आने लगते हैं। वो तुरंत स्पेंस से पूछती है कि क्या उसे भी अपने अतीत की कोई बात याद है, लेकिन स्पेंस साफ कह देता है कि उसे कुछ भी याद नहीं। तभी
रेन वापस आकर बताती है कि पूरा फ्लोर पानी से भरा हुआ है, इसलिए टीम दूसरा रास्ता चुनती है। लेकिन जैसे ही सभी वहां से निकलते हैं, पानी में तैर रही वह लाश अचानक अपनी आंखें खोल देती है। अब पूरी टीम सतर्क हो जाती है। वे लोग डाइनिंग हॉल बी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पहुंचकर वन को एहसास होता है कि इस कमरे में हालन गैस छोड़ी ही नहीं गई थी, इसलिए वह पूरी टीम को सर्वाइवर्स ढूंढने का आदेश देता है। एलिस इधर उधर घूमते हुए एक बंद कंपार्टमेंट तक पहुंचती है। अंदर उसे एक अजीब और म्यूटेट हो चुका जीव दिखाई देता है, लेकिन वन तुरंत उसे वापस बुलाते हुए कहता है कि अकेले मत घूमो। एलिस कहती है कि इस जगह की हालत देखकर तो उसे अपनी पुरानी यादें वापस भी नहीं चाहिए। वन उसकी बात समझता है और उससे सहमति जताता है। आखिरकार टीम हाइव के सबसे निचले हिस्से में मौजूद रेड क्वीन चेंबर तक पहुंच जाती है। वे सिक्योरिटी गेट खोल देते हैं। वन अकेला अंदर जाता है। तभी अचानक पूरे कमरे की लाइट्स जल उठती हैं। कुछ पल के लिए सब घबरा जाते हैं, लेकिन कैप्टन बताता है कि ये लाइट्स ऑटोमेटिक हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। वन आगे बढ़ता है और एक लॉक्ड गेट पर ट्रांसमीटर लगा देता है। दूर से केपलन गेट को अनलॉक कर देता है। इलाका सुरक्षित होने की पुष्टि करने के बाद वन अपनी टीम को इक्विपमेंट अंदर लाने के लिए कहता है। कैप्टन समझाता है कि उनका डिवाइस सिस्टम को एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देगा, जिससे पूरा मेन सिस्टम रिबूट हो जाएगा। लेकिन तभी सब कुछ गलत हो जाता है। जैसे ही 3 सैनिक अंदर पहुंचते हैं, रेड क्वीन अचानक दरवाजे बंद कर देती है। अब वन और बाकी 3 सैनिक अंदर फंस चुके थे। बाहर खड़ा कैप्टन दरवाजे खोलने की पूरी कोशिश करता है। उसी समय रेड क्वीन एक लाल लेजर बीम छोड़ती है। वो बीम अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को काट देती है। कुछ ही सेकंड में तीनों सैनिक दर्दनाक तरीके से मारे जाते हैं। अब अंदर सिर्फ वन बचता है। वो चिल्लाकर कहता है, दरवाजा खोलो। लेकिन इससे पहले कि कोई उसकी मदद कर पाता, लेजर बीम एक जाल जैसी शेप बना लेती है और अगले ही पल वन का शरीर दर्जनों टुकड़ों में कट जाता है। केपलन सिर्फ 1 मिनट देर कर देता है। दरवाजा खुलते ही वह वन को कटते हुए देख लेता है। ये नजारा देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। कैप्टन कहता है कि मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है, किसी को अंदर जाकर काम पूरा करना होगा। लेकिन स्पेंस साफ मना कर देता है। आखिरकार कैप्टन अकेला अंदर जाने का फैसला करता है। तभी एलिस भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों रेड क्वीन के सेंटर तक पहुंच जाते हैं और अपना डिवाइस सिस्टम से जोड़ देते हैं। लेकिन तभी कैमरा उन्हें देख लेता है। अगले ही पल रेड क्वीन का होलोग्राम उनके सामने प्रकट होता है। उसका रूप प्रोग्रामर की छोटी बेटी जैसा था। रेड क्वीन उन्हें चेतावनी देती है। वो कहती है कि तुम सब मर जाओगे, लेकिन कैप्टन उसकी बात अनसुनी करके सिस्टम बंद कर देता है। जैसे ही रेड क्वीन डीएक्टिवेट होती है, हाइव के सारे लॉक डोर्स खुल जाते हैं। उधर दूसरी तरफ रेन, जेडी और मैट डाइनिंग हॉल बी के एंट्रेंस पर पहरा दे रहे थे। तभी उन्हें कहीं से एक अजीब आवाज सुनाई देती है। रेन खुद जाकर जांच करने का फैसला करती है। आगे बढ़ने पर उसे एक महिला दिखाई देती है। उसकी हालत बेहद खराब थी। रेन तुरंत रेडियो पर जेडी को बताती है कि उसे एक सर्वाइवर मिल गया है। वो महिला की मदद करने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन अचानक वह महिला रेन के हाथ पर काट लेती है। ये देखकर जेडी तुरंत गोली चला देता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि गोली लगने के बाद भी वह महिला गिरती नहीं। जेडी लगातार 5 गोलियां मारता है, फिर भी वह खड़ी रहती है। आखिरकार रेन अपनी मशीन गन निकालती है और उस पर गोलियों की बौछार कर देती है। गोलियों की आवाज सुनकर बाकी सैनिक भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वे जगह को देखते हैं तो वह महिला वहां से गायब हो चुकी होती है। मैट जमीन पर पड़े खून को देखकर कहता है कि ये खून जम चुका है और ऐसा सिर्फ तब होता है जब कोई इंसान मर चुका हो। इतना कहते हुए उसे अपने हथकड़ी की चाबियां भी मिल जाती हैं। उसी समय एलिस और कैप्टन भी वहां पहुंच जाते हैं। वे बताते हैं कि बाकी पूरी टीम मारी जा चुकी है, लेकिन इससे पहले कि कोई इस बात पर प्रतिक्रिया दे पाता, चारों तरफ से बड़ी संख्या में ज़ॉम्बीज़ उन्हें घेर लेते हैं। टीम तुरंत गोलियां चलाना शुरू कर देती है, लेकिन गोलियां पास रखे बड़े गैस कंटेनर्स पर लग जाती हैं। अगले ही पल एक जबरदस्त धमाका होता है। धमाके की ताकत से एलिस दूर जा गिरती है। उसी समय उसे एक और पुरानी याद वापस आती है। उसे याद आता है कि एक महिला उससे कह रही थी कि वह उसे वायरस तक पहुंच दिला सकती है, क्योंकि उसे हाइव के सारे सिक्योरिटी कोड्स पता हैं। उधर मैट आखिरकार अपनी हथकड़ियां खोल लेता है। वहीं कैप्टन गेट खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन घबराहट की वजह से उसके हाथ कांप रहे थे और बार बार सिक्योरिटी कोड गलत हो रहा था। तभी जेडी खुद आगे बढ़कर कोड डालता है, लेकिन दरवाजे के दूसरी तरफ मौजूद ज़ॉम्बीज़ का झुंड उसे पकड़ लेता है। कुछ ही सेकंड में वे उसे अंदर खींच लेते हैं और फिर उसे जिंदा ही नोच नोच कर खाने लगते हैं। रेन उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इसी दौरान एक ज़ॉम्बी उसे काट लेता है। बाकी लोग तुरंत रेन को पीछे खींच लेते हैं। इसके बाद पूरी टीम रेड क्वीन चेंबर की तरफ भागती है। वहां पहुंचकर वे देखकर हैरान रह जाते हैं। वन और बाकी सैनिकों की लाशें गायब थीं, लेकिन रेन सबको कहती है कि अभी इस बारे में सोचने का वक्त नहीं है। वो कैप्टन से कहती है कि जब उसने बिजली बंद की थी तब सारे दरवाजे खुल गए थे और उसी वजह से ये सारे ज़ॉम्बीज़ बाहर निकल आए। इसी बीच एलिस एक सीक्रेट लैब के अंदर जाती है। वहां उसे कई टूटे हुए केजेस दिखाई देते हैं। अचानक एक ज़ॉम्बी डॉग उसके सामने आ जाता है। उसके शरीर का मांस लगभग सड़ चुका था। वो तेजी से एलिस का पीछा करने लगता है। एलिस तुरंत उसे लैब के अंदर बंद कर देती है, लेकिन तभी पीछे से वन की दोबारा जिंदा हुई लाश उस पर हमला कर देती है। एलिस फुर्ती से उसे गिरा देती है। अपनी फाइटिंग स्किल्स देखकर खुद एलिस भी हैरान रह जाती है। वो तुरंत वन की गन उठा लेती है। उसी समय ज़ॉम्बी डॉग खिड़की तोड़कर कमरे के अंदर कूद पड़ता है। एलिस जल्दी से वापस लैब के अंदर भागती है, लेकिन अंदर पहुंचकर उसके होश उड़ जाते हैं। वहां एक नहीं बल्कि कई ज़ॉम्बी डॉग्स मौजूद थे। फिर भी एलिस हिम्मत नहीं हारती और एक एक करके सभी ज़ॉम्बी डॉग्स को मार गिराती है। उधर मैट वर्कर्स सेक्शन में पहुंचता है। वो डॉक्टर लीसा की डेस्क ढूंढता है और उसकी फाइल्स देखने लगता है, लेकिन तभी डॉक्टर लीसा का ज़ॉम्बी रूप उस पर हमला कर देता है। वो मैट को काटने की कोशिश करती है। इसी वक्त एलिस वहां पहुंच जाती है और मैट की जान बचा
बचा लेती है। लेकिन जैसे ही एलिस लीसा का चेहरा देखती है, उसे एक और सच याद आ जाता है। उसे याद आता है कि लीसा वही महिला थी जिसने उससे वायरस तक पहुंच दिलाने की बात कही थी। तब मैट एक बड़ा खुलासा करता है। वो बताता है कि लीसा उसकी बहन थी। मैट खुद हाइव में घुस नहीं सकता था, इसलिए उसने लीसा को यहाँ सबूत इकट्ठा करने भेजा था ताकि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के राज दुनिया के सामने लाए जा सके। मैट बताता है कि अम्ब्रेला खतरनाक वायरल जेनेटिक रिसर्च कर रही थी और लीसा को वायरस का सैंपल चुराना था, क्योंकि उसका संपर्क ऐसे इंसान से था जिसे हाइव के सारे सर्वेलेंस कोड्स पता थे। कुछ देर बाद एलिस और मैट कंट्रोल रूम की तरफ भागते हैं। वहां पहुंचकर वे जल्दी से दरवाजा बंद कर देते हैं। अंदर रेन पहले से मौजूद थी। स्पेंस कहता है कि अगर वे इमरजेंसी सिग्नल भेज दें तो जल्द ही बैकअप टीम आ जाएगी, लेकिन रेन बताती है कि 1 घंटे के अंदर हाइव के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अगर उन्हें बचना है तो उससे पहले यहाँ से निकलना होगा। एलिस कहती है कि रेड क्वीन ही शायद उनकी आखिरी उम्मीद है। कपलान की मदद से वे रेड क्वीन को दोबारा चालू कर देते हैं। अब वे उससे टी वायरस के बारे में पूछते हैं। तब रेड क्वीन बताती है कि टी वायरस की मिलिट्री वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि मरने के बाद भी यह वायरस शरीर को दोबारा जिंदा कर सकता है। लेकिन ऐसे लोग अपनी सोचने समझने की क्षमता खो देते हैं। उनके अंदर सिर्फ एक ही इच्छा बचती है, खाना, और वो भी इंसानी मांस। जब उससे ज़ॉम्बीज को मारने का तरीका पूछा जाता है तो रेड क्वीन बताती है कि गर्दन के ऊपरी हिस्से को अलग करना या दिमाग को गंभीर नुकसान पहुंचाना ही उन्हें रोक सकता है। वो आगे बताती है कि उसने वायरस को हाइव से बाहर जाने से रोकने के लिए इतने कठोर कदम इसी वजह से उठाए थे, क्योंकि सिर्फ एक काटना या हल्की सी खरोंच भी वायरस फैलाने के लिए काफी है। इसके बाद टीम उससे बाहर निकलने का रास्ता पूछती है। अपनी मदद पक्की करने के लिए वे रेड क्वीन पर रिमोट शटडाउन भी सेट कर देते हैं। अब रेड क्वीन उन्हें यूटिलिटी टनल से निकलने की सलाह देती है, लेकिन स्पेंस को लगता है कि वे बार बार उसी जगह घूम रहे हैं, इसलिए वह रेड क्वीन की बात मानने से इनकार कर देता है। तभी अचानक ज़ॉम्बीज का झुंड उन पर हमला कर देता है। एलिस सबको पाइप्स के ऊपर चढ़ने के लिए कहती है और खुद ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए पीछे रुक जाती है। वो कई ज़ॉम्बीज की गर्दन तोड़ देती है। ज्यादातर लोग ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन कैप्लन को एक ज़ॉम्बी काट लेता है और वह बाकी लोगों से अलग हो जाता है। उधर दोबारा जिंदा हुआ जेडी रेन पर हमला कर देता है। वो रेन को काट लेता है, लेकिन रेन तुरंत गोली मारकर उसे खत्म कर देती है। आखिरकार ज्यादातर लोग दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी पाइप टूट जाता है और कैप्लन नीचे ज़ॉम्बीज के झुंड में गिर पड़ता है। एलिस तुरंत ऊपर मौजूद ज़ॉम्बीज को गोली मारती है, जिससे कैप्लन को दोबारा पाइप पकड़ने का मौका मिल जाता है, लेकिन वह फिर भी बाकी टीम से अलग रह जाता है। वो रेडियो पर कहता है कि उसकी चिंता मत करो और आगे बढ़ जाओ। अब रेन की हालत तेजी से बिगड़ने लगती है। उसे उल्टियां होने लगती हैं और उसकी नजर धुंधली पड़ने लगती है। टीम एक लैब से गुजर रही थी, लेकिन जैसे ही एलिस उस लैब में पहुंचती है, उसे एक और याद वापस आ जाती है। उसे एहसास होता है कि इसी लैब में टी वायरस का एंटीवायरस बनाया गया था। वो तुरंत उसे ढूंढना शुरू कर देती है। फिर एलिस मैट की तरफ देखकर कहती है कि लीसा का संपर्क कोई और नहीं बल्कि वह खुद थी, लेकिन एलिस को अब भी ठीक से याद नहीं आता कि आखिर हुआ क्या था। वो लैब में एंटीवायरस ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि एंटीवायरस पहले ही चोरी हो चुका है। उसी दौरान अचानक स्पेंस की सारी यादें वापस आ जाती हैं। अब उसे सब कुछ याद आ चुका था। उसे याद आता है कि एलिस अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को बेनकाब करना चाहती थी और सबसे बड़ा सच ये था कि टी वायरस फैलाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद स्पेंस था। उसी ने एंटीवायरस चुराया था और वही वायरस छोड़कर भागा था। रेड क्वीन के सारे गेट बंद होने से पहले वह वहां से निकलने में कामयाब हो गया था। याददाश्त लौटते ही स्पेंस तुरंत एक गन उठा लेता है और उसे एलिस की तरफ तान देता है। वो एलिस से कहता है कि अभी भी देर नहीं हुई है, वो उसके साथ भाग सकती है। स्पेंस बताता है कि उसने बहुत बड़ी रकम इकट्ठी कर ली है और अगर वे हाइव से बाहर निकल जाएं तो आराम की जिंदगी जी सकते हैं। तभी मैट बीच में आता है, लेकिन स्पेंस उसे पीछे हटने की चेतावनी देता है। वो कहता है कि जरूरत पड़ी तो वह गोली चलाने से भी नहीं हिचकेगा। इसके बाद स्पेंस एलिस को उसके अतीत की सच्चाई याद दिलाता है। वो कहता है कि एलिस भी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लिए काम करती थी, सिर्फ इसलिए कि उसने बाद में कॉर्पोरेशन को गिराने की कोशिश की। इससे उसके पुराने गुनाह खत्म नहीं हो जाते। फिर स्पेंस बताता है कि एंटीवायरस उसी ट्रेन में रखा है जिसमें वे उसे मिले थे, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कर पाता, अचानक एक ज़ॉम्बी पीछे से आकर उसकी गर्दन में काट लेता है। हालांकि स्पेंस तुरंत ज़ॉम्बी को गोली मार देता है और बाकी लोगों को लैब के अंदर बंद करके वहां से भाग निकलता है। दूसरी तरफ पहुंचकर स्पेंस एंटीवायरस अपने शरीर में लगाने ही वाला था कि तभी एक भयानक क्रीचर उस पर हमला कर देता है। ये टी वायरस से बना हुआ एक म्यूटेटेड मॉन्स्टर था जिसे लिकर कहा जाता है। लिकर कुछ ही सेकंड में स्पेंस को मार डालता है। इसके बाद रेड क्वीन उन्हें लिकर के बारे में बताती है। वो कहती है कि शुरुआती एक्सपेरिमेंट्स में टी वायरस को जिंदा टिश्यू में इंजेक्ट किया गया था, लेकिन उसके नतीजे अस्थिर थे क्योंकि वायरस लगातार म्यूटेशन करता रहता था। रेड क्वीन बताती है कि लिकर अब और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा क्योंकि उसने ताजा डीएनए खाया है। वो ये भी कहती है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि उनमें से कोई भी इन्फेक्शन के बिना इतनी दूर तक पहुंच पाएगा, इसलिए उसने लिकर को आखिर के लिए बचा कर रखा था। इसके बाद रेड क्वीन कहती है कि वह लैब का दरवाजा खोलने का कोड दे सकती है, लेकिन उसकी एक शर्त है, रेन को पहले मारना होगा क्योंकि वह वायरस से संक्रमित हो चुकी है। रेन खुद भी उनसे कहती है कि उसे मार दे। उसी समय लिकर मजबूत ग्लास पर हमला करना शुरू कर देता है। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी पल अंदर घुस जाएगा, लेकिन तभी अचानक बिजली चली जाती है। कुछ देर बाद कैप्लन सामने आता है। वो बताता है कि उसने रेड क्वीन को बंद कर दिया है ताकि लैब के दरवाजे खोले जा सकें। अब पूरी टीम जल्दी से ट्रेन की तरफ बढ़ती है। एलिस सबको ट्रेन चालू करने के लिए कहती है और खुद एंटीवायरस लेने चली जाती है, लेकिन वहां पहुंचते ही
ही उसके सामने एक और मुसीबत खड़ी हो जाती है। स्पेंस अब ज़ॉम्बी बन चुका था और वह एलिस पर हमला कर देता है। एलिस बिना समय गंवाए उसकी गर्दन काट देती है और उसका काम तमाम कर देती है। भागते समय एलिस की शादी वाली रिंग नीचे गिर जाती है, लेकिन वह रुकती नहीं। वो ट्रेन में पहुंच जाती है और तुरंत रेन और कैप्लन को एंटीवायरस इंजेक्ट कर देती है। कुछ पल के लिए लगता है कि शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी लिकर उन पर हमला कर देता है। वो मैट को अपने पंजों से घायल कर देता है, फिर ट्रेन का दरवाजा तोड़कर कैप्लन को बाहर खींच लेता है और उसके बाद उसे जिंदा निकल जाता है। मैट तुरंत दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन लिकर अपनी ताकत से उसे भी तोड़ देता है। एलिस लगातार उसके सिर पर गोलियां चलाती है, लेकिन लिकर पर कोई खास असर नहीं होता। तब मैट पास पड़ी पाइप्स उठाकर उस पर हमला करता है। मौका देखकर एलिस एक पाइप सीधे लिकर की लंबी जीभ में घुसा देती है, जिससे वह वहीं फंस जाता है। लेकिन इससे पहले कि मैट दरवाजा खोल पाता, एक और खतरा सामने आ जाता है। एंटीवायरस रेन को बचाने में नाकाम रहा था। अब रेन खुद ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो मैट पर हमला कर देती है। मजबूरी में मैट रेन को गोली मार देता है। इसके बाद वो दरवाजा खोल देता है और लिकर नीचे रेलवे ट्रैक पर गिर जाता है। तेज रफ्तार ट्रेन उसे ट्रैक पर घसीटती चली जाती है। आखिरकार घर्षण और आग की वजह से लिकर जलकर खत्म हो जाता है। किसी तरह एलिस और मैट मैंशन तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। एलिस घुटनों के बल बैठ जाती है। उसे लगता है कि वो सब कुछ हार चुकी है, लेकिन मैट उसे हिम्मत देता है। वो कहता है कि अब उनके पास अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के खिलाफ काफी सबूत हैं और वो आखिरकार उसे दुनिया के सामने बेनकाब कर सकते हैं। लेकिन तभी मैट के घाव में अजीब बदलाव होने लगते हैं। उसका शरीर म्यूटेशन दिखाने लगता है। एलिस उसे एंटीवायरस देने ही वाली थी कि अचानक अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के साइंटिस्ट्स वहां पहुंच जाते हैं। वो दोनों को पकड़ लेते हैं। एलिस और मैट पूरी कोशिश करते हैं विरोध करने की, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। साइंटिस्ट्स बताते हैं कि मैट को नेमेसिस प्रोग्राम में भेजा जाएगा, जबकि एलिस को कड़ी निगरानी में रखा जाएगा। उस पर कई तरह के ब्लड टेस्ट किए जाएंगे। इसके बाद एलिस को रैकून सिटी फैसिलिटी में ले जाया जाता है। वहीं एक साइंटिस्ट बताता है कि हाइव को दोबारा खोला जाएगा और पूरे इंसिडेंट की जांच की जाएगी। कुछ समय बाद एलिस की आंख खुलती है। वो खुद को एक एग्जामिनेशन टेबल पर बंधा हुआ पाती है। काफी दर्द सहते हुए वह खुद को आजाद कर लेती है। फिर जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। आखिरकार वह एक नीडल की मदद से दरवाजा खोल लेती है। बाहर निकलकर वह हॉलवे में पहुंचती है, लेकिन पूरा कॉरिडोर सुनसान पड़ा था। आसपास कोई भी नहीं था। एलिस धीरे धीरे फैसिलिटी से बाहर निकलती है, लेकिन बाहर का नजारा देखकर उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। पूरा रैकून सिटी तबाह हो चुका था। शहर किसी अपोकलिप्स के बाद की दुनिया जैसा दिख रहा था। हर तरफ बर्बादी फैली हुई थी। सड़कें खाली थीं, इमारतें टूट चुकी थीं और इंसानों का नामो निशान तक नहीं था। अपनी सुरक्षा के लिए एलिस एक पुलिस कार से शॉटगन उठा लेती है और फिर उस उजड़े हुए शहर की तरफ बढ़ जाती है, जहां असली तबाही अभी शुरू हुई थी।